नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2022-23। हम पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहले चैप्टर में हमने कुछ चीज़ें जानी थी जो मोटे-मोटे तौर पर थी। पहला चैप्टर होता भी आर्थिक समीक्षा के बारे में एक तरह से सारांश के रूप में मोटी-मोटी बातों को हमें बताता है, जिसमें हमने जाना कि जीडीपी क्या होता है, जीवीए क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, सीएजीआर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद में आता है जहां से टेक ऑफ होता है इकोनॉमिक सर्वे का। हर चैप्टर वाइज आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होता है। हर एक फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा अंदर तक जाना होता है। बारीकियां होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट चला रही है या और उनका क्या इम्पेक्ट रहा, क्या परफॉर्मेंस रही उनकी, क्योंकि समीक्षा ही तो हम कर रहे हैं, रिव्यू ही तो हम कर रहे हैं। फिर बाद में बात आती है कि मैं कुछ सवालों के रूप में आप तक अपनी बात कहता हूं कि आपने कभी सोचा है कि इकोनॉमिक सर्वे में सेकंड चैप्टर जो है एग्रीकल्चर वाला वो इतना बड़ा क्यों होता है? मैं आपको बताता हूं। ये बड़ा होने के पीछे कारण ये है कि कहीं भी आप इंडिया में देखोगे कि ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है। अब जब इतने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए हैं और चूंकि हम एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका में काम करते हैं, यानी हमारी सरकार, तो वो क्या करती है कि उस बंडल ऑफ स्कीम्स यानी कि योजनाओं का भंडार लगा पड़ा है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, उसके एजेंडे में यानी प्रायोरिटी पे भी होता है। तो इस वजह से ये चैप्टर बड़ा हो जाता है कि बहुत सारी योजनाएं हैं और एक चीज है कि इसमें सेक्टर और भी आ जाते हैं, सब सेक्टर्स आ जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर में आप देखोगे क्रॉप्स का एक अलग सब सेक्टर हो गया, उसके बाद में लाइव स्टॉक यानी पशुपालन का एक अलग सब सेक्टर हो गया, फिशरीज, फॉरेस्ट्री, ये सारे सब सेक्टर्स भी हो गए। वरना सरकार को कोई मजा नहीं आ रहा कि आपके लिए चैप्टर इतना बड़ा करके दे दे, तो फिर हम आपके लिए क्या कर रहे हैं कि आसान भाषा में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर हमने यहां पर कुछ मिस किया है तो देखिए, मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप यकीन कर सकते हैं, करना नहीं करना आपके हाथ में है। यकीन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मैंने किसी भी एंगल से सोचने के बाद मुझे यह लगा है कि कहीं से भी कोई रिलेवेंस नहीं है, तो वो चीजें मैं आपको इस सेशन में आपको नहीं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसमें कौन कौन से सेक्टर शामिल होते हैं। क्रॉप शामिल होती हैं, पशुपालन, वानिकी, मत्स्यन। बाकी तीन जो सब सेक्टर्स हैं, पशुपालन, वानिकी और मत्स्यन, ये बहुत छोटे चैप्टर हैं, जो छोटा सेक्शन है। इसके ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बहुत कम पॉलिसीज हैं, बहुत कम इसको आपको जोर देना पड़ेगा। ज्यादा बड़ा सेक्शन कौन सा है? वो जो कि क्रॉप्स वाला और एग्रीकल्चर खुद का। इसमें आपको लंबा अपने दिमाग को काफी ज्यादा जोर देना पड़ेगा और थोड़ा बोरियत वाला भी कहीं कहीं हो जाता है। तो अब उसमें मेरे पास कोई दवा नहीं है कि मैं आपको उस बोरियत से बचा सकूं। मेरे पास एक यही है कि मैं बीच में मजाक कर सकता हूं, लेकिन उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे वो स्टूडेंट ज्यादा सीरियसली पढ़ते हैं जिन्हें कि इकोनॉमिक सर्वे के बेसिस पे आने वाले सवालों को 100% एक्यूरेसी के साथ करना होता है। मेरा यह मानना है कि इकोनॉमिक सर्वे को सीरियस कैंडिडेट अगर आप हैं तो आप जरूर देखेंगे, थोरोली देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसमें किसका कैसा योगदान रहा, हम देखते हैं। कौन सा? 2022-23 का। इस साल प्रचलित मूल्यों के ऊपर टोटल जो 14.18 लाख करोड़ में से एग्रीकल्चर का कितना हिस्सा है? से 3.79 लाख करोड़, इतना हिस्सा एग्रीकल्चर का है। पिछले साल की तुलना में ग्रोथ रेट क्या रही प्रचलित मूल्यों पर? 13.84%, ठीक है। अगर यही चीज आप स्थिर मूल्य पर देखेंगे तो कितना है टोटल जीवीए? एग्रीकल्चर का शेयर कितना है टोटल शेयर में से? 2.08 लाख करोड़। और ग्रोथ रेट स्थिर मूल्यों पर यानी कांस्टेंट प्राइसेस पर क्या रही? 5.22%। पिछले साल कितनी थी? 6.85%। इतना जीवीए था। तो यानी कि कहने का मतलब ग्रोथ रेट घटी है। आप देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट घटी है। पिछले साल 6.85% थी स्थिर मूल्यों पर और अब कितनी है? 5.22%। तो यानी घटी है। जब यहां घटी है तो आप देखेंगे कि यहां भी घटी हुई मिलेगी आपको। यहां 14.01% थी, बहुत स्लाइटली घटी है, ठीक है, लेकिन घटी है। चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद में यह कह रहा है कि स्थिर मूल्य पर पिछले 5 साल की सीएजीआर जो है, सीएजीआर मैंने आपको बताया था कि पिछले कुछ सालों की आप अगर औसत वार्षिक वृद्धि दर देखोगे तो वो क्या रही? 7.48%। फिर अगर प्रचलित मूल्य पर आप पिछले 5 सालों की सीएजीआर देखोगे तो 14.33%, इससे लगभग डबल है, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर इससे आधी है और प्रचलित मूल्य पर हमेशा थोड़ा सा आपकी वैल्यूज जो है वो बढ़ के दिखती है, ठीक है।
प्रचलित मूल्यों पर एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इसका टोटल जीवीए में से टोटल जीएसवीए जो है उसमें कितना शेयर था 2022-23 के हिसाब से, ये हम पहले चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, 28.95%। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे कौन सी वैल्यू 2011-12 में देखोगे तो 28.56% था, यानी कि ये हल्का सा बढ़ा है कितने सालों में। कहने का मतलब कि टोटल जो जितने काम हो रहे हैं इस राजस्थान में उसमें से कितना परसेंट जो है 28.9%, 9% की कहां से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर और उसके जो सब सेक्टर हैं उनके पिक्चर देखते हैं कि उसमें क्या है। प्रचलित मूल्य पर 22-23 में अगर आप एग्रीकल्चर, तो जैसे कि मैंने आपको बताया प्रचलित मूल्य पर कितना है 3.79 लाख करोड़ टोटल है, एग्रीकल्चर का खुद का हिस्सा इतना है, इसमें से फसल कितनी है 46%, पशुधन कितना है फसल से थोड़ा सा ज्यादा है 46.41%, वानिकी का 7.20% है। ठीक है, और जो फॉरेस्ट फिशरीज है उसका बहुत कम है 0.39% हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं स्थिर मूल्यों पर 2022-23 में, यानी कि हम जो लेटेस्ट जो पिछला साल 10 वाला पिछला साल है उसके बारे में उससे पिछले साल की से तुलना कर रहे हैं। देखिए फसल में ग्रोथ कितनी हुई लगभग 6.4%, पशुधन में कितनी हुई 3.9% यानी 4% की लगभग, और वानिकी में कितनी 5.18%, और सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें हुई, सब सेक्टर्स में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें हुई, वो हुई फॉरेस्ट्री में। हमने आपको यहां पर यह सूचना अलग से इंडिकेट करके बता दी है। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट पिछले साल में किसमें हुई, फॉरेस्ट्री में हुई, जिसका हिस्सा सबसे कम है, जिसका हिस्सा जो टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें इसका हिस्सा सबसे कम है लेकिन ग्रोथ इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, बाद में स्थिर मूल्यों पर अगर आप देखोगे 2022-23 में क्या है कि CAGR कितना है, तो अब देखिए आप CAGR देखोगे तो देखिए फसल का जो पिछले कुछ मतलब कि 10 सालों के दौरान आप देखोगे तो फसल में ग्रोथ कितनी हुई है, लगभग 2.5% फसलें बढ़ी है। ठीक है, पशुधन लगभग 10% से ज्यादा बढ़ा है, सबसे ज्यादा पिछले 10 सालों में ग्रोथ किसमें हुई है, पशुधन में हुई है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप मत्स्यन में देखोगे और वानिकी में आप देखो, यानी कि अगर इसको मैं रैंक दूं तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पे कौन सा आएगा, पशुधन, फिर उसके बाद क्या आएगा मत्स्यन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा फसल आएगा, फिर उसके बाद वानिकी आएगा, वानिकी आएगा, फिर फसल आएगा। मतलब आजकल फसलें लोग कम उगाना चाह रहे हैं, कोई फसल खेती करना ही नहीं चाहता, जाहिर सी बात है नहीं करना चाहते। आप में से पता नहीं कितने लोग खेती नहीं करना चाहते, तभी ये इतने माथापुड़ी कर रहे हो इसे वीडियो देख के, फालतू का डेटा जो कि समझ में और नहीं आता। नंबरों से क्या लगता है कि एक सामान्य मतलब कि सामाजिक मानव को नंबरों से दिक्कत रहती है हमेशा, आंकड़ों से, उसके साथ वो इतना फेमिलियर होता नहीं है, तो ये दिक्कत है। खैर हमने भी झेली है, आप भी झेलो। ठीक है, अब यहाँ पे नोट हमने दिया कि 2022-23 में फसलों में अगर आप करंट प्राइसेस पे देखोगे तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू एड किस में हुई थी। ठीक है, तो आप देखोगे तो सबसे ऊपर देखोगे ना तो आप सरसों को देखोगे कि सबसे ज्यादा सरसों ने वैल्यू एड करी है, उसके बाद गेहूं का हिस्सा है, उसके बाद चना है, उसके बाद बाजरा है, फिर मूंगफली है, फिर उसके बाद मूंग है। अब जब यहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू एड सरसों कर रहा है तो इट मीन्स कि सरसों बहुत ज्यादा होती होगी राजस्थान में। तो इसका एक फैक्ट एक ये भी है कि पूरे भारत में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, राजस्थान में होता है, यानी राजस्थान का प्रथम स्थान है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए पशुधन में कौन कौन सी चीजें हैं सबसे कि भाई पशुपालन, ढांडा पालवो। अब ढांडा क्यों पाले भाई मुझे नहीं लगता कि हमारे राजस्थान में किसी का जानवर पालने के पीछे उद्देश्य ये रहता होगा कि उसको मांस का उत्पादन करना है, नहीं। प्राथमिक उद्देश्य पशुपालन का यही कि उससे के दूध, घरेलू जो जरूरतें हैं किसी भी जो पशु या फिर दूध उत्पाद हैं उनसे उनकी पूर्ति हो जाए, या फिर खेत में काम ले सकें उसको, परिवहन में काम, ऊंट को जैसे परिवहन में लेते हैं। ठीक है, पाडा जानते हो, पाडा बैल, इनको भी काम में लेते हैं खेती में। ठीक है, एक तो ये पर्पज है, लेकिन उससे वैल्यू एड कितनी हो रही है, सबसे ज्यादा वैल्यू एड हो रही है दूध से, दूध का सबसे ज्यादा योगदान है। आजकल तो ये ट्रेंड भी चल के कि लगभग हर किसान परिवार जो है वो दूध का उत्पादन करता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा पशुपालन में दूध है, फिर उसके बाद अंडे हैं, कुक्कुट पालन को भी पशुपालन के उस सब सेक्टर में शामिल किया जाता है, फिर मांस है। ठीक है, अब आते हैं, ये थे शुरुआती आंकड़े जो एग्रीकल्चर सेक्टर की ऊपर की पिक्चर दिखाते हैं।
अब यहां पे एक सब सेक्टर की तरफ चलते हैं, ठीक है। एक भू उपयोग आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में खेतों की स्थिति आ जाएगी, फिर उसके बाद में कृषि उत्पादकता की स्थिति आ जाएगी, फिर फसलें कौन कौन सी है उसकी स्थिति आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करके एक एक सेक्टर में जाएंगे। भूमि उपयोग का डेटा आप देखोगे तो 2020-21 के हिसाब से राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल लगभग आप सभी को पता होगा 342.89 लाख हेक्टेयर। राजस्थान का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है? 342.89 लाख। अब देखो ये भाई साहब यहाँ पे फिर से हमें गड़बड़ मिल गई है थोड़ी सी, यहाँ पर लाख है, ठीक है। इस पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है। चलिए, इतना क्षेत्रफल है। वर्ष 2020-21 के अनुसार भूमि उपयोग यानी कि भूमि का उपयोग किस किस चीज में कितना हो रहा है वो हमें देखना है। तो आपको सारी चीजें तो नहीं पता हो, लेकिन मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई कितनी भूमि का 342 में से पहले नंबर पे क्या हो रहा है कि खेती हो रही है। लगभग 52.5% जो भूमि है राजस्थान की वो खेती में प्रयोग हो रही है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर आती है क्या? बंजर भूमि। वो भूमि की जिसका कोई प्रयोग नहीं है, जैसे पहाड़ हो सकते हैं, रेगिस्तान हो सकते हैं, ऐसी कोई रेवाइन लैंड्स हो सकती है, ऐसी जगहें जो कि बिल्कुल बंजर है, जहां पर उत्पादन आप नहीं कर सकते, ठीक है। पथरीली भूमि है, ऐसी जगह। फिर बाद में तीसरे नंबर पे आ जाती है वानिकी। राजस्थान में कितनी भूमि पर वन क्षेत्र है? ये 9.6% है, लेकिन यहां पर ये डेटा वानिकी जो डेटा है, ये वो डेटा अलग तरीके से लिया जाता है, ये डेटा अलग तरीके से लिया जाता है, ठीक है। तो इसके आधार पर कितनी जगह पर मतलब कि फॉरेस्ट्री है? 8.08%। फिर उसके बाद में आ जाती है ऊसर व कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है, जहां पर खेती नहीं। बंजर भूमि अलग चीज है, ऐसी जमीन भी होती है कि बंजर नहीं होती लेकिन वहां पर आप खेती नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि क्या सिटी में कोई जगह है और वहां पर मान लीजिए कि बंजर तो नहीं है वो, लेकिन क्या आप खेती कर पा रहे हो? कितनी जगहों पर सेटलमेंट्स बसे होते हैं। तो इसी वजह से ऐसी भूमि कि जिन पर आप कृषि नहीं कर सकते। फिर बाद में चालू पड़त भूमि, ये आगे का डेटा को हमें देखने की जरूरत नहीं है, आप टॉप 3 देख लीजिए कि कौन कौन सा है सबसे ज्यादा खेती किया बोया गया क्षेत्रफल। फिर बाद में बंजर भूमि, फिर वानिकी, फिर कृषि अयोग्य भूमि, ठीक है। अब इसमें जैसे चालू पड़त भूमि, ये चालू पड़त भूमि क्या होती है? आपके सामने कई बार आता होगा चालू पड़त भूमि क्या होती है? वे वाली भूमियां कि जो आप काम में ले सकते हो लेकिन काम में नहीं ले रहे हो। आप खेत में हर बार आपके पास मान लीजिए 100 बीघा खेत है, 100 बीघा खेत में आपने 50 बीघा में खेती करी, बाकी 50 बीघा में आप खेती नहीं कर रहे हो, वो खाली पड़ी है, ठीक है। तो उसको चालू पड़त बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए एक दूसरा भी मैं दे देता हूं। कई बार क्या होता है कि मानसून के टाइम में हमारे गांव में हम ये करते हैं कि जानवरों को चराने के लिए कुछ जगह को छोड़ देते हैं, उसको बोलते हैं मारवाड़ी में अड़ावा, ठीक है, जानते होंगे आप। तो उस अड़ावे को भी एक तरह से पड़त भूमि ही कहा जाता है, ठीक है। बाद में आ जाती है कि प्रचलित जोत धारक, यानी कि राजस्थान में जोतों की संख्या कितनी है, खेत कितने हैं। तो देखिए खेतों की संख्या शुरू से जब भारत आजाद हुआ उसके बाद जो खेतों की संख्या थी उसके बाद लगातार घट रही है। घटने के पीछे रीजन यही होता है कि खेत के टुकड़े हो रहे हैं। कोई एक मान लीजिए किसी भी एक आप स्क्वायर बोर्ड ले लीजिए, अगर उसको जब तक वो उसके टुकड़े नहीं हो रहे तब तक वो एक सिंगल पीस है, और फिर आप अगर उसके कई सारे टुकड़े कर देते हो तो कई सारे पीस हो जाते हैं, नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि 100 बीघा जमीन थी किसी के पास, 2 भाई हुए, 2 टुकड़े हो गए, दोनों के 2-2 हुए, ठीक है, ऐसे हो गए, ठीक है, ऐसे टुकड़े होते जाते हैं, ठीक है। तो ये है रीजन है। तो 2015-16 के अनुसार राजस्थान में यानी कि अभी खेत कितने हैं? 76.55 लाख। 10-11 में कितने थे? लगभग 68.88 लाख, यानी कि खेतों की संख्या बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 11.14% बढ़ी है, ठीक है। फिर बात आती है कि जो खेत हैं उनमें किस टाइप के खेत हैं। किस टाइप के खेतों का मतलब कि देखिए, एक होता है सीमांत खेत। सीमांत खेत वो खेत होते हैं जो कि 1 हेक्टेयर से कम होते हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर से कम वाले खेतों को सीमांत खेत बोला जाता है। फिर 1 से 2 हेक्टेयर वाले खेतों को क्या बोला जाता है? लघु खेत बोला जाता है। तो इस हिसाब से कौन से खेत कितने टाइप के? टोटल जो मान लीजिए 76.55 लाख खेत हैं उनमें से लगभग 40% खेत क्या है? सीमांत खेत हैं। तो ये कौन से क्रम में? ये भी घटते क्रम में है, ठीक है। फिर उसके बाद में लघु खेत है, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन से हैं? सीमांत खेत हैं, फिर लघु खेत हैं, फिर अर्ध मध्यम खेत हैं, फिर मध्यम है, फिर बड़े आकार के खेत हैं, ठीक है। अब यहां पर एक फैक्ट और है कि बड़े आकार के जो खेत हैं, बड़े आकार के खेत हैं उनकी संख्या में कमी हुई है, बाकी में बढ़ोतरी हुई है। ऑब्वियस सी बात है, टूटते हैं तो ये बड़ा खेत
जब ये टूटेंगे तो इनके टुकड़े होंगे, तो अब जो ही बड़ा खेत के कई टुकड़े हुए तो वो इस सेक्शन में आ जाएंगे, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और यहां से उठ के वो इस वाले सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी संख्या तो सबकी बढ़ी है और इसकी घटी है। ठीक है, फिर बाद में अगला फैक्ट है कि 1516 के अनुसार राज्य में कृषि जोतों का औसत आकार जो है वो कितना है, 2.73 हेक्टेयर। अब इससे पहले भी लगभग ये 3 था, यानी कि पहले ज्यादा औसत आकार जो था वो ज्यादा बड़ा था, कितना था, 3.07 था, जो कि अब 2.73 हो गया। अब बाद में महिलाएं कितनी हैं खेतों की मालिक, महिलाओं को कितनी महिलाओं को खेतों की मालिकाई मिली हुई, यानी कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से हम जनरली देखते हैं कि कहीं भी देखो कि आप पुरुष ज्यादा स्वामी मिलते हैं आपको किसी भी प्रकार की संपत्ति के, तो महिलाओं की संपत्ति यानी स्वामित्व भी एक तरह से बड़ा है खेतों में। अब ये कह सकते हो कि भाई साहब कि नहीं भाई मैं तो ना मेरे तो खेत नाम कराओ, प्रॉपर्टी नाम कराओ, प्लाट नाम कराओ, मैं तो जना ही, खैर आप जो भी समझो, लेकिन ये तो मजाक था एक। पर महिलाओं की संख्या बढ़ी है, कितनी, अभी कितनी है, जो लेटेस्ट डेटा आपके पास उसके हिसाब से लगभग 7.25 लाख महिलाओं के पास खेत हैं, जो 10-11 में कितने, लगभग 5.5 लाख महिलाओं के पास थे। यानी कि इतना परसेंट स्वामित्व बढ़ा है, 41.94%, यानी 42% स्वामित्व बढ़ा है महिलाओं का। 2010-11 से 15-16 में सभी प्रकार के खेतों में महिलाओं को स्वामित्व मिला है, मतलब। ठीक है, फिर उसके बाद में मानसून की बात आ जाती है। मानसून आपको पता है कि राजस्थान में 15 जून को ऑफिशियली आता है। पिछले साल में आप देखोगे तो राजस्थान में मानसून यानी जो होने वाली बरसात थी उसमें बढ़ोतरी देखी गई, कितने परसेंट बढ़ोतरी देखी गई, 37.93%, यानी काफी बढ़ोतरी देखी गई। औसत रूप से कितनी होती है, देखिए क्या कह रहा है, राज्य में 1 जून से 30 सितंबर तक की समयावधि में वास्तविक वर्षा 544 मिलीमीटर देखी गई, जो सामान्य वर्षा के औसत से कितना, यानी कि सामान्य वर्षा का औसत कितना है, 430 मिलीमीटर। ठीक है, फिर बाद में आ जाता है कृषि उत्पादन की बात, यानी कि टोटल एग्रीकल्चर में यानी प्रोडक्शन कितना हो रहा है, जो भी फसलें हैं उनसे कितना हो रहा है। देखिए 2022-23 में आप देखोगे तो राजस्थान में टोटल इतना परसेंट उत्पादन हुआ, कितना, 253.99 लाख मीट्रिक टन। इसको आप 254 लाख मीट्रिक टन भी कह सकते हो, लाख मीट्रिक टन भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये पिछले साल यानी 21-22 में जो हुआ था उससे लगभग 9 पॉइंट समथिंग यानी 9.1% लगभग इतना ज्यादा था। ठीक है, पिछले साल से 2021-22 की तुलना में 2022-23 में प्रोडक्शन यानी कि टोटल उत्पादन है वो बढ़ा है। तो आपने देख लिया कि उत्पादन टोटल कितना हो रहा है। अब आप देखेंगे पर्टिकुलर एक एक चीज के माध्यम से कि भी किस किस फील्ड में यानी कौन से फसल है, कौन सा अनाज या फिर दलहन, इनमें कैसा उत्पादन हुआ है। देखो आप कुल खाद्यान्न देखोगे वो ये है 231.52 लाख मीट्रिक टन। फिर उसके बाद में अगर आप देखोगे तो देखिए रबी अनाज भी खूब हो रहा है 118 लाख मीट्रिक टन। बाद में तिलहन भी खूब हो रहा है, तिल वाली जो फसलें हैं 102 लाख मीट्रिक टन। एक एक करके आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहां पर कुछ चीज बताना चाहता हूं, वो ये है कि देखिए कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई, दलहन में। ठीक है, दलहनों में सर्वाधिक वृद्धि, कितना परसेंट, 50% से भी ज्यादा, कितना, 53.98%, यानी 54% लगभग बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, 21-22 की तुलना में। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखोगे कि कुछ फसलों में कमी हुई है, 3 फसलों में कमी हुई है, बाकी सारी बढ़ी है। कौन कौन सी में कमी हुई है, रबी की दलहन में कमी हुई है, तिलहन में कमी हुई है और गन्ना में कमी हुई है। ठीक है, सबसे ज्यादा कमी किसमें हुई है, गन्ना में सबसे ज्यादा कमी हुई है, लगभग 32%। ठीक है, फिर बाद में चलते हैं विभिन्न कृषि फसलों में राजस्थान का योगदान। कौन कौन सी फसल में राजस्थान क्या कर रहा है। बाजरा जो है टोटल इंडिया का 41% उत्पादन करता है, पहले स्थान पर है। सरसों लगभग 44.5% उत्पादन राजस्थान करता है, यानी कि पहला स्थान है। और पोषक अनाज उसमें भी पहला है। तिलहन जो है उसमें भी राजस्थान का पहला है। दूसरा किस में है, दलहन में तथा मूंगफली में राजस्थान का स्थान दूसरा है। फिर बाकी चना, जवार और सोयाबीन में राजस्थान का स्थान तीसरा है। अब आते हैं कि कृषि उत्पादकता है। कृषि उत्पादकता क्या होता है, ये इसका मतलब कि 1 हेक्टेयर में टोटल एवरेज उत्पादन कितना होता है। ठीक है,
प्रति हेक्टेयर उत्पादन के आधार पर इसको मापा जाता है कि मान लीजिए कि 1 हेक्टेयर में कितने क्विंटल गेहूं हुआ। अगर 10 क्विंटल गेहूं हुआ तो जो उत्पादकता होगी कृषि गेहूं की 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गया। ठीक है, कृषि विभाग इसके लिए काफी प्रयास कर रहा है शुरू से। 2002-3 यानी आज से लगभग 20 साल पहले क्या स्थिति थी, अनाज तब से लेकर और आज तक जो उत्पादकता में वृद्धि हुई है, तो अनाज की औसत उत्पादकता कितनी बढ़ गई, 62.21%। दलहन कितने बढ़ गए 20 सालों में, 54.30%। यानी कि सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई, अनाज में हुई उत्पादकता में। फिर उसके बाद किसमें, दलहन में हुई। फिर उसके बाद किसमें हुई, तिलहनों में हुई, तिलहनों में हुई। और फिर उसके बाद में किसमें हुई, कपास में। तो कपास में उत्पादकता को आप किधर रखोगे, आप इधर रखोगे। क्यों, क्योंकि कपास की उत्पादकता कितनी बढ़ी है, लगभग 95%, यानी बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है। ठीक है, राजस्थान को जलवायु के आधार पर 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, जिसके आधार पर फसलों का निर्धारण होता है कि कौन से एरिया में कौन सी फसल होती है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में कौन सी फसल होती है, उत्तरी राजस्थान में कौन सी होती है, दक्षिणी राजस्थान में कौन सी होती है। जैसे मक्का जो है वो दक्षिणी राजस्थान के कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो 10 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, आप इतना याद रखें। फिर उसके बाद आती है बात कृषि बजट। ये समीक्षा कृषि बजट के बारे में वही कि हमने पिछली बार कृषि बजट पेश किया राजस्थान पहली बार। तो कई बार क्या होता है कि आर्थिक समीक्षा की प्रवृत्ति भी ऐसी होती है कि वो जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट चल रही होती है उसकी जयकारी भी लगा रही होती है। ठीक है, तो राजस्थान में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया। कृषि बजट में क्या था कि सबसे ज्यादा आवंटन किसके लिए किया गया, कि कृषि अनुदानों, यानी कि जो किसानों को सब्सिडी मिलेगी, जो पैसा किसानों से वापस नहीं लिया जाएगा, सबसे ज्यादा प्रावधान उसके लिए किया गया। फिर दूसरे नंबर पर कृषि साख, यानी कि किसानों को ऋण देने के लिए, क्रेडिट अवेलेबल करवाने के लिए जो प्रावधान किए गए वो थे। और फिर उसके बाद में कृषि अवसंरचना के विकास हेतु जो पैसा का आवंटन किया गया वो था तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब कृषि विभाग द्वारा संचालित की जाने वाली कुछ योजनाओं के बारे में हम जानते हैं। ये मोटी मोटी योजनाएं हैं। अब यहां पर मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा। देखिए, कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि जो सिर्फ आपको, जो सबकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप रीट हो गया, पटवारी हो गया। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो सिर्फ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब मेंस की बात चल रही हो, यानी मेंस का मैं बोल दूंगा स्पेशली मेंशन कि यहाँ की भाई ये मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर जो प्री वाले हैं वो स्किप कर सकते हैं, यानी कि जो अदर एग्जाम्स वाले हैं वो स्किप कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। मतलब वीडियो छोड़ना नहीं है, आगे जा सकते हैं, यानी कि आगे आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए ये योजना दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, इस योजना का उद्देश्य क्या है कि किसानों को बीजों में स्वावलंबित करना है। यानी कहने का मतलब कि वो आत्मनिर्भर हो सके, बीज का खुद उत्पादन करें। ठीक है, अच्छी किस्म के बीजों का खुद उत्पादन करें। कि योजना का उद्देश्य क्या है, किसानों को स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज उत्पादन को बढ़ावा देना है। कहां कहां लागू हो रही है, राजस्थान के सभी 10 जलवायु क्षेत्रों में लागू हो रही है। फिर बाद में क्या है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें, गेहूं, जौ, चना, जवार, सोयाबीन, मूंग, मोठ, मूंगफली, उड़द की 10 साल से कम अवधि तक की पुरानी किस्मों का बीज उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, फिर बाद में आ जाती है ये मेंस के हिसाब से। ठीक है, आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि किसानों को, मतलब किसानों के लिए या फिर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकारी प्रयासों के बारे में बताइए। ये प्री वालों के हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, औपचारिक रूप से कृषि संकाय में छात्राओं को प्रति छात्रा, यानी कि आपको 12वीं तक आप पढ़ोगे तो कितना मिलेगा, 5,000 रुपये। BA या MA जो करोगे तब आपको कितने मिलेंगे, 12,000 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप PhD वगैरह करते हो तब आपको मिलेंगे 15,000 रुपये। महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ग्राम पंचायत स्तर पर। उसमें क्या कि आप इनको 3,000 रुपये दिए जा रहे हैं, वहाँ पे सेमिनार करवा रहे हैं, एक दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत स्तर पर ही। और लगभग 30 महिलाओं को सेलेक्ट करके उनको हर महिला को 3-3 हज़ार रुपये भी दिए जा रहे हैं। फिर बाद में बात आती है कृषि प्रदर्शन, यानी कि कृषि प्रदर्शन का मतलब ये होता है कि आप देखते नहीं हो कि कई बार की कुछ किसानों की फोटो आती है, इतनी लंबी मूली, 6 फीट लंबी मूली, इतनी बड़ी लौकी, ठीक है, इतना बड़ा अनार, इतना बड़ा तरबूज, इतना बड़ा जो भी कुछ है। ठीक है, ये जो नए तरीके जो होते हैं, जो ऐसे वाले स्मार्ट एग्रीकल्चर करने वाले जो लोग हैं, अब क्या था कि वहां पे किसानों को बुलाते हैं दूसरों के, देखो भाई ठेके कर रहे हो, आधे वो यान की चीज हमको उत्पादन कर रहे हैं। तो इसके पीछे सिद्धांत कौन सा कार्य कर, देख कर विश्वास करने। कोई के अति बड़ी मूली हुई आकर है तो बिन बुला के लाओ भाई दिखावा, बिन बताया जाए कि क्या उगाई, क्या क्या किया आपने।
तो उसी सिद्धांत पर देखकर विश्वास करने के सिद्धांत पर उन्नत व नवोन्मेषी कृषि तकनीकों का प्रसार करने हेतु खेतों पर प्रदर्शन किए जाते हैं। ये भी आपके किसके हिसाब से, प्री के हिसाब से नहीं है। फिर बाद में बीज मिनी किट, ये आपको प्री में भी हो सकता है और मेंस में भी हो सकता है। फसलों की नवीन किस्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए ये बीज मिनी किट योजना क्यों है, क्या का उद्देश्य है, ऐसे पूछा जा सकता है प्री में कि लोकप्रिय महिला कृषकों के मध्य निःशुल्क बीज मिनी किट उपलब्ध करवाए जाए। बीज मिनी किट, किट का मतलब होता है कि किट में एक बहुत सारी चीजें होती हैं, कई सारे बीज होते हैं, कई टाइप की फसलों के बीज होते हैं, तो उसको एक पैकिंग करके एक बॉक्स में पैक करके दे दिया जाता है। मिनी किट यानी छोटा, थोड़े थोड़े बीज, ऐसा नहीं कि कट्टा भर के दे दे या बोरी भर के दे दे, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है सूक्ष्म पोषक तत्व, यानी पोषक तत्व फसलों को क्या चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। भूमि में अगर नहीं है पोषक तत्व तो उसके लिए भी, यानी उर्वरता बढ़ाने के लिए और फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी सूक्ष्म पोषक तत्व, किसके आधार पर, आपकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्कीम जो आई वो लॉन्च हुई, उसके आधार पर पता होता है कि कौन सा पोषक तत्व चाहिए, उसके बेसिस पे बीज, ये सूक्ष्म पोषक तत्व मिनी किट भी दिए जा रहे हैं 90% अनुदान पे। बाद में ग्राहक यानी कि परीक्षण केंद्र, कृषकों को नवीन तकनीकी ज्ञान, किसानों को टेक्नोलॉजी चाहिए अच्छे उत्पादन करने के लिए, समस्या समाधान हेतु प्रशिक्षण, किसान मेला, यानी किसान मेले, किसान आपस में मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई तुम कैसे कर रहे हो, तुम कैसे कर रहे हो, ठीक है। प्रदर्शन वगैरह आयोजित किए जा रहे हैं, ये भी प्री के हिसाब से नहीं है, ठीक है। उन्नत बीज किस्मों की जांच कर रहे हैं। मॉडल जैविक फार्म, यानी कि जहां पर रसायनों का प्रयोग नहीं हो रहा हो, पर्यावरण अनुकूल खेती कर रहे हैं, उस टाइप के जैविक फार्म विकसित करके उनको दिखा रहे हैं। समन्वित कीट प्रबंधन, यानी कि कीट भी एक निश्चित मात्रा में होने चाहिए फसल के लिए, ठीक है। एकदम से कीट सारे गायब नहीं हो जाएं, उससे क्या है कि जो इकोलॉजी है, पारिस्थितिकी है, कृषि की जो पारिस्थितिकी है वो खराब न हो जाए, इसलिए समन्वित रूप से आप कीटों का प्रबंधन करें, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट इत्यादि जो गतिविधियां हैं वो की जा रही है, किसमें, ऐसे सेंटरों पर। ऐसे सेंटर बनाए जा रहे हैं जहां पर ये काम, यानी कि आपको टेक्नोलॉजी दिखा रहे हैं कि देखो ये ऐसा है। फिर बाद में नए बीज दिखा रहे हैं, आपको मॉडल जैविक फार्म बना के दिखा रहे हैं, समन्वित कीट प्रबंधन कैसे किया जाता है ये करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे किसान आए और अपने आप को ट्रेनिंग लें। तो ये भी प्री के हिसाब से नहीं है, मेंस के हिसाब से है, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है जैविक कृषि हेतु पुरस्कार। अगर कोई अच्छी जैविक कृषि कर रहा है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, उसके लिए पुरस्कार है, जो प्रति वर्ष कोई अगर ऐसी खेती अपनाता है तो उसको, उसमें 3 किसानों को क्या, कितना पैसा दिया जाता है, 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद में तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु, यानी कि किसानों को आवारा पशुओं से की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने के लिए, ये प्री के हिसाब से भी, प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी हेतु अनुदान दिया जाता है। इसमें क्या है कि जो छोटे किसान हैं उनको क्या है कि या तो उनको देंगे 48 लाख रुपए मैक्सिमम, या फिर 60% लागत का, जिनमें से जो भी कम हो वो दिया जाएगा। अन्य किसानों को कितना, लागत का या तो 50% या फिर अधिकतम 40,000 रुपए। कितने मीटर तक के लिए दिया जाता है, तो 400 मीटर रनिंग मीटर तक के लिए ये पैसा दिया जाता है, ठीक है। अब अगली योजना है भूमिहीन श्रमिकों को सहायता। योजना कौन सी के तहत दिया जाता है, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत 2 लाख भूमिहीन किसानों को हस्तचालित यंत्र, यानी कि फावड़ा फूड़ा इस टाइप के हाथ से चलाने वाली कोई भी चीजें मशीनी टाइप होती हैं, उनके लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार दिए जाते हैं, ठीक है। इसकी घोषणा कब की गई थी, 2000 पिछला जो बजट था 22-23 का, उसमें की गई थी, ठीक है। फिर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए। खाद्य सुरक्षा मिशन का मतलब कि इतना खाद्य तो हो राज्य में कि जिससे कि यहाँ के जो नागरिक हैं उनको पोषक जो खाद्य है वो उपलब्ध हो सके, ठीक है। बाहर से ना मंगवाना पड़े, ऐसी स्थिति ना आए कि भाई खाने के लिए भोजन ही नहीं मिल रहा। तो उसके लिए जरूरी है कि आप इतनी मात्रा में तो खाद्यान्नों का उत्पादन करें। तो उससे क्या 2 फायदे होंगे, किसानों का उत्पादन बढ़ेगा और प्लस जो बाकी लोग हैं, बाकी नागरिक हैं, उनको क्या है कि पोषण सुरक्षा प्राप्त होगी। अब ये जो है ये प्री प्लस मेंस दोनों के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। केंद्र प्रवर्तित योजना है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। उसमें क्या है 2007 में 8 में शुरू हुई थी। किसके लिए शुरू हुई थी, गेहूं तथा दलहन के लिए। दलहन यानी कि दालें जिनमें ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, ठीक है। इसके तहत प्रमाणिक बीजों का, यानी कि अच्छे वाले बीजों का वितरण किया जाता है। उन्नत उत्पादन तकनीकें बताई जाती है, जैविक खाद इत्यादि सूक्ष्म तत्व है। वही समन्वित कीट प्रबंधन, कृषि यंत्रों तथा प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों को सहयोग दिया जाता है। यानी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मिशन है ये। राज्य में गेहूं के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कितने जिलों में चल रहा है, 14 जिलों में चल रहा है। दलहन के लिए कहां चल रहा है, सभी जिलों में चल रहा है।
फिर बाद में आ जाता है कि खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत पोषण अभियान की शुरुआत भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में कब हुई थी? 2018-19 से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? झुंझुनू से शुरू हुई थी। ठीक है, इसके तहत कितने जिलों में चल रहा है मिशन? ये 10 जिलों में जवार तथा 21 जिलों में बाजरा हेतु मिशन चल रहा है। ठीक है, अब बाद में आ जाता है वृक्ष जनित तिलहन कार्यक्रम, टीबीओ। टीबीओ का मतलब होता है ट्री बोर्न ऑयल सीड्स, यानी कि ऐसे खाद्य तेल जो कि पेड़ों से प्राप्त होते हैं। अब जैतून का तो हमने सुना है, बड़ा रईस लोग इस्तेमाल करते हैं इसका, काफ़ी महंगा तेल होता है। भाई मैंने तो कभी देखा नहीं। ठीक है, कुछ लोग खाने के उसमें इस्तेमाल इसी को ही करते हैं। मैंने सच में खा के नहीं देखा। आप लोगों में से अगर किसी का टेस्ट रहा हो जैतून का तेल खाने का तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कैसा है, ताकि हम भी फिर कभी ट्राई करें। तो इसके तहत जो 6 वृक्ष हैं उनको क्या है कि प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसको? जैतून को, महुआ को, नीम, जोजोबा, करंज और जेट्रोफा। ठीक है, उसके लिए सहायता दी जा रही है। फिर बाद में आ जाता है राष्ट्रीय कृषि विस्तार व तकनीकी मिशन। कृषि विस्तार का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई वे एक्टिविटीज जो एग्रीकल्चर को इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हो। जैसे अगर आप एक एजुकेटेड किसान हैं तो वो एग्रीकल्चर में उत्पादकता को ज़्यादा बढ़ा सकता है। तो कृषि शिक्षा, कृषि विस्तार सेवाएं, जागरूकता, कृषि विस्तार सेवाएं, किसान सेवा केंद्र, ये कृषि विस्तार सेवाएं। डायरेक्टली वो एक टेक्नोलॉजिकली बढ़िया कंप्यूटर वहाँ पे सेट है। ठीक है, कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर, ये कृषि विस्तार सेवा है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को कृषि विस्तार सेवाएं कहा जाता है। एवं तकनीकी मिशन, टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें जो होती हैं वो। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? कृषि विस्तार सेवाओं जैसे किसान जागरूकता, कृषि शिक्षा, किसान केंद्रों की स्थापना करके क्या है कि किसानों का सशक्तिकरण करना है। इसका पोषण जो है, वित्त पोषण कौन कर रहा है? 60 पैसे केंद्र दे रहा है, 40 पैसे ₹1 में से राज्य को देना पड़ता है। इस मिशन के तहत 4 उप मिशन है। पहला मिशन कृषि विस्तार पर उप मिशन, दूसरा बीज व रोपण सामग्री पर उप मिशन, तीसरा कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन और चौथा कृषि में ई गवर्नेंस स्कीम। ठीक है, ये भी मेंस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बाद में राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। इसमें क्या है कि पूर्व टिकाऊ खेती का मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल हो। ठीक है, पूर्व में संचालित योजनाओं जैसे राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई से कैसे पर्यावरण अनुकूल हुई? पानी का वेस्टेज नहीं होता। ठीक है, भूजल स्तर नहीं गिरता। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना, क्या कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हो, पर्यावरण अनुकूल है। उर्वरता प्रबंधन तथा मृदा स्वास्थ्य, ये क्या चीज है भाई? आप मिट्टी की को कम से कम रसायनों से ज्यादा भर नहीं दे। आजकल चल रहा है कि भाई साहब यूरिया भी फेंकते हैं तो मुट्ठियां भर भर के फेंकते हैं एक जगह पे। मैंने तो ऐसे लोगों को खेती करते हुए देखा कि जैसे बहुत जोर से बारिश हो रही है। ठीक है, उसमें भी फव्वारे चला रहे हैं भाई साहब। जो ही बारिश थमी है उसके तुरंत बाद मोटर चलाई, क्योंकि लाइट आ रखी है, बस पानी फेंकना है। किसानों में जागरूकता भी नहीं है। और इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? भूजल स्तर गिर रहा है। पूरा चूस लोगे पानी तो फिर क्या करोगे? सोचा है कुछ? खैर आगे चलते हैं। उन कार्यक्रमों को मिला के ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ठीक है, फिर मैं बात आती, इसमें क्या कि 4 उप मिशन है। पहला क्या? वर्षा आधारित क्षेत्र विकास, जो क्या है कि जो क्षेत्र जिनको जो वर्षा पर निर्भर हैं, इसके तहत राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में समन्वित कृषि पद्धतियां जैसे पशुपालन, उद्यानिकी, कृषि वानिकी, वर्मी कंपोस्ट, यानी कि आप भूजल से जमीन ना लो, वर्षा पर आधारित चीजें ही आप चलाओ। जैसे कि अगर आप क्या करोगे? पशुपालन करोगे तो आपको इतना ज्यादा पानी को लेकर आप इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहिए लेकिन एक तरह से फसल की तरह नहीं चाहिए हमेशा। उद्यानिकी आप बार बार नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि हर रोज नहीं लाइन पलटनी पड़े, ऐसा नहीं है। कृषि वानिकी, खेती के साथ साथ आपने वन उगा लिया, यानी खेत की चारों दीवारों खेत की दीवारों पर आपने पेड़ लगा लिए, उससे भी इनकम आपको आ रही है। ठीक है, इस तरह की चीजें। बाद में मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, इसके तहत मृदा परीक्षण करके मिट्टी की जांच करके कौन सा पोषक तत्व कम है, उसी के आधार पर आप उसको एक तरह से पोषक तत्वों की सप्लाई करो। मैंने जमीन, अगर आपकी मिट्टी में नाइट्रोजन खूब है तो फिर यूरिया डालने की जरूरत कहाँ है? ठीक है, पोषक तत्वों का प्रबंधन किया जाता है। इसके लिए राज्य के सभी 352 ब्लॉकों में, ठीक है, क्या 1760 गांव से मृदा के नमूने भी प्राप्त किए जा रहे हैं। देख रहे हैं कि क्या स्थिति है मिट्टी की। फिर बाद में मृदा स्वास्थ्य कार्ड, ये क्या है? इसके तहत मृदा नमूनों की जांच करते हैं और बाद में उसके आधार पर उस कार्ड में लिख दिया जाता है कि भाई आपकी मिट्टी में ये पोषक तत्व कम है और ये ठीक है। ठीक है, और कृषि वानिकी पर उप मिशन ये 2017-18 से
शुरू किया गया था। अब बाद में आ जाता है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये भी केंद्र सरकार की योजना। परंपरागत रूप से क्या कि हम जैविक खेती ज्यादा करते थे, रसायनों का इस्तेमाल कम करते थे। इस तरह की योजना जैविक खेती में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों का प्रयोग करते हुए खेती करना है। ठीक है, क्लस्टर आधारित। इसमें क्या है कि इसके तहत किसानों में कृषि को लेकर जागरूकता बढ़ाते हुए उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों के समूह बनाए जाते हैं। जैसे 50-50 लोगों के ग्रुप बना लो, अब एक साथ मिलकर खेती करो। अब जब वो एक साथ मिलकर एक तरह से क्लस्टर बना लेते हैं तो उसके बेसिस पे बाद में क्या करती है सरकार, उनको सब्सिडी देती है जैविक कृषि करने के लिए। और अब वो उत्पादन कर रहे हैं कोई ऐसे उत्पाद का कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आ रहा है, तो सरकार द्वारा ये प्रबंध भी कर दिया कि तुम अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को सर्टिफाई कर दो, उसका नाम है पीजीएस। तो इसके तहत होता क्या है कि आप पूरे भारत में इसका जब सप्लाई करते हो तो ये माना जाता है कि ये सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। लेकिन विश्व में, इंडिया के बाहर ये पीजीएस जो सिस्टम है ये मान्य नहीं है। विश्व में जो मान्य है वो है एनपीओपी, जो कि इंटरनेशनली अक्लेम्ड है। पीजीएस सर्टिफाइड को अगर आप देखोगे तो बाहर भेजोगे तो वो कहेंगे नहीं नहीं, हम तो नहीं मानते ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर इसके बाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसके तहत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, बागवानी, डेयरी व कृषि विश्वविद्यालयों में निवेश हेतु कि इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करो, उसके हेतु क्या कि वित्त पोषण किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना, इसकी नोडल एजेंसी कौन है? उद्यानिकी विभाग है। इसके द्वारा क्या है कि किसान को फार्म के ऊपर पॉन्ड यानी तालाब बनाने के लिए वित्त पोषण किया जाता है। ठीक है, फिर बाद में आ जाती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। आप लोगों में से बहुत ज्यादातर को पता ही होगा कि कब 2016 में शुरू हुई थी। कौन कौन सी फसलों के लिए खाद्यान्न, तिलहन, बागवानी फसलों का बीमा करते हैं। 3 टाइप की प्रीमियम राशि देनी पड़ती है, 1.5%, 2% और 5%। 1.5% किसको देनी पड़ती है? रबी को देनी पड़ती है। खरीफ की फसल के लिए कितनी देनी पड़ती है? 2% प्रीमियम राशि देनी पड़ती है। बागवानी हेतु 5% देनी पड़ती है। अब बाकी पैसा कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, दोनों मिलकर, भारत सरकार तथा राज्य सरकार। केंद्र सरकार कितना देती है? भारत सरकार असिंचित क्षेत्रों में तो 30% है, बाकी बचा उसमें से देती है, और सिंचित में 25% देती है। शेष कौन वहन करता है? राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में राज्य में उद्यानिकी विकास के लिए योजना है। पहली योजना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन। इसके तहत क्या 24 जिलों में यह मिशन चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्यानिकी फसलों का के लिए प्रोत्साहित करना है। कौन सी होती है उद्यानिकी फसलें? फल, मसाला, फूल इत्यादि। इस मिशन के तहत क्या क्या देते हैं? देखो कि बगीचों की स्थापना करने के लिए वित्त पोषण किया जाता है। प्लास्टिक टनल बना लो, ठीक है, ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग जो करते हैं। वर्मी कंपोस्ट इकाइयां कर लो, ठीक है। भंडारण यानी अवसंरचना विकास कर लो, इसके लिए दिया जाता है। बाद में आती है प्रधानमंत्री पीएम कृषि सिंचाई परियोजना, सूक्ष्म सिंचाई हेतु। सूक्ष्म सिंचाई का मतलब जो ड्रिप वाला सिस्टम होता है, जो कि बूंद बूंद सिंचाई करता है और नमी बनी रहती है पौधे की। इसके तहत फसल उत्पादकता बढ़ाने के लिए जल संरक्षण पद्धति भी है ये एक। तो इसके लिए केंद्र व राज्य कितने अनुपात में दे रहे हैं? 60-40 के अनुपात में पैसा दे रहे हैं। सौर ऊर्जा आधारित पंप योजना, ये भी क्या है कि जो प्रधानमंत्री कुसुम योजना है उसका कंपोनेंट बी है, यानी दूसरा पार्ट है। इसमें क्या है कि ये 2019-20 से एमएनआरई की यानी कि इंडिया की जो भारत सरकार की जो मिनिस्ट्री है, नवीकरणीय मंत्रालय जो है, उसमें स्टैंड अलोन सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए आपको क्या है कि सहायता दी जाती है। स्टैंड अलोन का मतलब एक खेत में अगर आप अलग से अपना सौर ऊर्जा संयंत्र लगा लो। इसके तहत क्या है कि 3 HP से 10 HP क्षमता तक के सौर ऊर्जा पंप संयंत्र आप स्थापित कर सकते हो। इसके अलावा आप 7.5 HP क्षमता तक का पंप जो है उसके लिए अनुदान आपको दिया जा सकता है। किसको मिलता है ये? आप देखिए, जिन किसानों के पास सिंचाई के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं है वो इसके तहत अनुदान पाने के लिए पात्र है। अब बात आती है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत खजूर की खेती राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन से वंचित जिलों में, जो एनएचएम जो चल रहा था ना, कितने 24 जिलों में चल रहा था, उससे वंचित जो जिले हैं उनमें उद्यानिकी विकास कार्यक्रम चलाने हैं। शहरी क्षेत्रों में वेजिटेबल क्लस्टर यानी सब्जी के क्लस्टर बनाने हैं ताकि शहरी क्षेत्रों को सप्लाई हो सके सब्जी की। 6 जिलों धौलपुर, झालावाड़, टोंक, बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर में क्या कि उत्कृष्टता केंद्र। उत्कृष्टता केंद्र का मतलब कि जहां पर अच्छी से चीजों का टेक्नोलॉजी के साथ उत्पादन, जो कृषि उत्पाद है उनका उत्पादन किया जा रहा है, जैसे फसलों का, सब्जी का। अब बाद में बात आ जाए फर्टिगेशन, फोलियर फर्टिलाइजेशन ऑटोमेशन योजना, यानी कि फर्टिगेशन यानी कि पानी के साथ आप पोषक तत्व दे देते हो। आजकल इसका जुगाड़ भी निकाला है अपने गांव में। अब जो फुहारा है तो मोटर चल रही है, पानी आ रहा है, तो उसमें क्या है कि एक सिस्टम आता है कि आप बैठ के थोड़ा थोड़ा दबाते रहो, पानी के साथ साथ चला जाता है वो।
ठीक है, इससे क्या कि आदमी को मैन्युअली जाके आपको यूरिया या फिर कोई दवाई वगैरह नहीं देनी पड़ती। या फिर पहले एक और सिस्टम होता था, पाइप खोलते थे और फिर जल्दी से उसको पाइप को बंद करते थे। ठीक है, ये तरीका भी होता था। इसमें एक दूसरी चीज और है कि ऐसा सिस्टम ले आए कि अब जब जब जरूरत पड़े ऑटोमेटिकली उसको सप्लाई होती रहे जो पोषक तत्व हैं उनकी। ये योजना कब से चल रही है? 19-20 से चल रही है। अब बात आती है कृषि विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मतलब कि अब प्रोडक्शन तो हो गया फसल का, यहां तक कौन सी चीजें चल रही थी? कृषि का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए चीजें चल रही थी, उसके लिए योजनाएं थी कि अब चलो प्रोडक्शन तो हमने सुधार लिया, अब क्या करना है? प्रोडक्शन होने के बाद किसान की फसल उपभोक्ता तक जो पहुंचती है, ये कृषि विपणन का मामला बन जाता है, मार्केटिंग का। मंडी में जाएंगे, फिर वहां से उपभोक्ता तक जाएगी वस्तुएं। मंडी तक पहुंचने में उपभोक्ताओं यानी किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किसानों को कौन सी दिक्कत आ रही है, फसल के उत्पादन के बाद में नष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है, और उसके अलावा भी कुछ है जैसे कि मंडी में क्या सुधार हो, मंडी में जो काम कर रहे लोग हैं उनके लिए क्या योजनाएं हैं। इस तरह की योजनाएं कृषि विपणन में शामिल हैं। इसके लिए कृषि विपणन निदेशालय जो है वो जो है इसके लिए काम करता है, और मंडी को नियमन और प्रबंधन इत्यादि भी वो कर रहा है। तो पहली योजना है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। इस योजना के तहत ये भी प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस के लिए, कहने वाले सभी एग्जाम के लिए। इसमें क्या है कि अगर कृषि विपणन के दौरान तथा कृषि कार्यों के दौरान अगर दुर्घटना हो जाती है तो किसको? किसानों को, खेतों में काम करने वाले मजदूरों को, हम्माल यानी पलदारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। फिर आ जाती है किसान कलेवा योजना। काफी इंपॉर्टेंट योजना है, बिल्कुल ध्यान रखें, अलग से मेंस में भी पूछी जा सकती है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा 2014 में विशिष्ट श्रेणी यानी ए और बी यानी जो बड़ी वाली मंडियां हैं उनमें क्या है कि आने वाले किसानों के लिए और मजदूरों के लिए शुरू की गई थी। क्या है इसमें? कूपन देते हैं, और कूपन में क्या है कि 5 रुपए में उसको खाना मिलता है। बाकी पैसा कौन देता है? बाकी पैसा जो मंडी समिति है वो देती है। देखिए, थाली अधिकतम 40 रुपए की हो सकती है, जिसमें 35 रुपए मंडी समिति देती है और 5 रुपए जो है वो कौन देता है? जो खाना खाने वाला है उसको देना पड़ता है। महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना, इसमें कई सारे प्रावधान हैं। ठीक है, पहले चीज 2015 में शुरू हुई थी प्रसूति सहायता, यानी कि जो महिला श्रमिक हैं वहां पर लाइसेंसदारी, अगर वो खुद प्रेग्नेंट हो, ठीक है, तो 2 प्रसूति अवधि यानी 2 बार प्रेगनेंसी के लिए उनको क्या है कि 45 दिन की जो अकुशल श्रमिक की जो मजदूरी होती है राजस्थान सरकार द्वारा जो निर्धारित की गई है वो मिल सकती है। 45 यानी टोटल 90 दिनों के लिए वो इसलिए लाई गई है कि उनको मजदूरी का नुकसान ना हो, प्रेगनेंसी के दौरान उनको दिक्कत ना आए। बाद में विवाह सहायता, अगर खुद की शादी हो तो भी, और अगर और अधिकतम 2 पुत्रियों तक के लिए 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं। खुद की तो एक बार ही होगी तो उसके लिए 50 देंगे, और अधिकतम 2 बेटियों के लिए 50 हजार रुपए दिए जाते हैं। फिर तीसरी बात आती है, अगर उनके कोई जो श्रमिक हैं वो अगर उनका कोई बेटा या बेटी अगर इंटेलिजेंट है, पढ़ने में कितने 60% से ज्यादा ला रहे हैं, तो उनको 2000 से लेकर 3500 रुपए तक दिए जाते हैं। बाद में बात आती है पितृत्व अवकाश की, यानी कि पिता भी अवकाश ले सकता है। कोई श्रमिक है वो पिता बन रहा है तो 15 दिन की मजदूरी उसको दी जाएगी। ठीक है, बाद में आ जाता है कृषक उपहार योजना, 1 जनवरी 2022 से लागू हुई थी। ई नाम एक पोर्टल है जो कि सारी देश की सारी मंडियों को एकीकृत करता है। लगभग 600 मंडियां इससे एकीकृत हैं। इसमें क्या कि आप अपनी फसल को पहले जाइए गोदाम में, नेशनल वेयर हाउसिंग की रिसिट लीजिए, ठीक है, फिर उस रिसिट को आप ई नाम पोर्टल के ऊपर आप उसकी ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग यानी ऑनलाइन आप उसको बेच सकते हो, अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हो। अगर आप अपनी फसल बेच रहे हो तो 10,000 तक की बेची आपने, आपको 1 कूपन मिलेगा। 20,000 तक की बेची, आपको 2 कूपन मिलेंगे। प्रति 10,000 पर आपको कूपन मिलते जाएंगे। अब उन कूपन में कुछ भी निकल सकता है, ठीक है, चम्मच भी निकल सकती है, लेकिन ये उपहार योजना है। ठीक है, फिर बाद में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, सॉरी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट हैं उनमें वैल्यू एड की जाने वाली चीजें, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन यानी निर्यात को बढ़ावा देना है। ठीक है, 2019 में लाई गई थी फसल कटाई के बाद की हानियां कम करने तथा कृषक संगठनों में भागीदारी बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखला संवर्धन। कहने का आपूर्ति श्रृंखला मतलब कि अगर किसान ने गेहूं उपजाया और शहर में जयपुर में किसी व्यक्ति के पास वो गेहूं पहुंच रहा है, तो सोचिए कि वो कितने चैनलों के माध्यम से आ रहा है। तो ये सारा मामला किसका है? आपूर्ति श्रृंखला का मामला है। किसान ने जिसको भी बेचा वो 1000 रुपए में बेचा, इसको 2000 रुपए में मिल रहा है। 1000 रुपए काश किसान यहाँ सीधा डायरेक्ट बेच पाता,
या फिर बीच में लोग कम होते तो उसको ज्यादा मिलते, इसको 1800 में मिल जाता, किसान को 1500 मिल जाते। ठीक है, दोनों का ही काम होता। और निर्यात प्रोत्साहन हेतु खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षण तथा रोजगार के लिए ये नीति लाई गई थी। मेंस के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस नीति की अनुपालना में कृषक संगठनों को इसके लिए क्या किया जाता है, कोई भी अगर आप कर रहे हो काम तो उसके लिए 50% या अधिकतम 100 लाख पूंजीगत अनुदान के रूप में आपको दिया जाएगा। इसके तहत ब्याज सब्सिडी देते हैं, बिजली की दरों में छूट मिलेगी आपको, परिवहन हेतु सहायता मिलेगी, निर्यात हेतु अनुदान भी आपको मिलेगा। बाद में बात आती है कृषि कल्याण कोष। 2019 में क्या एक कृषि कल्याण कोष बनाया गया था, एग्रीकल्चर वेलफेयर फंड बनाया गया था, जिसकी कॉर्पस कितनी थी, 1000 करोड़ की, यानी कि उसकी पूंजी कितनी, 1000 करोड़। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग उन्नयन योजना। सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कौन से होते हैं, जैसे कि अचार बनाना हो गया, मुरब्बा बनाना हो गया, पापड़ बनाना हो गया। ये उद्योग मंत्रालय द्वारा लाई गई थी, भारत सरकार के द्वारा लाई गई योजना है। इसमें क्या है कि वित्त पैटर्न कितना है, 60-40 का है। राजस्थान में जो राज्य कृषि विपणन बोर्ड है इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, इस योजना के तहत यहां तक का आपको, यानी कि इन सालों के बीच में कितने, 5 सालों के बीच में कितना पैसा खर्च किया जाएगा, 10,000 करोड़ रुपए इसका इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खर्च किए जाएंगे। चलिए, फिर बात आती है कि इसका उद्देश्य तो ऑब्वियसली है कि किसानों की उत्पादक संगठनों, प्रसंस्करण इकाइयों, स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा देंगे, इससे कि ताकि बढ़ेंगे। 10,000 करोड़ की व्यवस्था क्यों करिए, इसीलिए तो करिए। ठीक है, फिर बाद में बात आती है जल संसाधन की, यानी कि कृषि में बाद में एक सेगमेंट हो गया कि भाई कृषि उत्पादकता के लिए कौन कौन सी नीतियां हैं। फिर बाद में किया कि कृषि विपणन के लिए कौन सी नीतियां हैं। अब बाद में एक अलग सेक्शन यानी कि कृषि से रिलेटेड ये कि जल संसाधन, यानी सिंचाई वाला जो सेगमेंट है उससे रिलेटेड। जल संसाधन विभाग क्या करता है कि इसके लिए प्रयास करता है। टोटल अभी तक इतने 39.07 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। 2022-23 के हिसाब से राजस्थान में 8 बड़ी परियोजनाएं हैं, 5 मध्यम परियोजनाएं हैं और 41 लघु परियोजनाएं हैं। ठीक है, लघु सिंचाई परियोजनाएं हैं। वृहद परियोजनाएं कौन सी है, पहली है परवन। ये झालावाड़ के निकट परवन नदी पर इसका काम जो है वो चल रहा है। इसके तहत देखिए बहुउद्देशीय परियोजना, बहुउद्देशीय का मतलब पीने के लिए पानी मिलेगा, सिंचाई व्यवस्था होगी और हो सके तो ऊर्जा का उत्पादन भी किया जाएगा। इसके तहत 1821 गांवों को पेयजल मिलेगा, झालावाड़ 12 व कोटा के 637 गांवों को सिंचाई सुविधा मिलेगी और 2960 मेगावाट का क्या है कि तापीय विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा। ठीक है, बाद में अगली आ जाती है बड़ी योजना धौलपुर लिफ्ट परियोजना। ये क्या है कि लगभग 40,000 हेक्टेयर एरिया को माइक्रो इरिगेशन तथा पानी देगी और 30 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जो है इस योजना के ऊपर बनेगा। फिर बाद में आ जाती है नर्मदा नहर परियोजना, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में क्या, ये वो परियोजना है भारत की जिसमें पहली बार आपको क्या है कि फव्वारा सिस्टम अनिवार्य है जिसमें यूज करना। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप ऐसे पानी को खराब करते रहो। ठीक है, फव्वारा में थोड़ा पानी कम खराब होता है, नहरों से सिंचाई के द्वारा आप करते हो तब पानी ज्यादा खराब होता है। ठीक है, कहां, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना है जिसमें जालौर और बाड़मेर जिलों के लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर एरिया को क्या करेंगे कि सिंचाई के लिए उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम, फव्वारा वाला सिस्टम अनिवार्य किया गया है। नवनेरा बैराज, ये पूरी राजस्थान नहर का ही एक पार्ट है और लगभग 1316 करोड़ इसके लिए व्यवस्था की गई है। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन जायका द्वारा ये क्या है कि वित्त पोषित है। 8 सालों के लिए ये योजना 8 सालों के लिए चलेगी, 8 सालों में पूरी होगी। 2017 को शुरू की गई थी। इसके तहत 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं का पुनर्वास किया जाएगा। जो पहले से सिंचाई परियोजनाएं हैं उनमें कोई दिक्कत आ गई हो, कोई नहर सिस्टम है मान लो, तो उसमें उसकी टूट फूट को दूर करेंगे और भी मतलब कि इधर उधर पहुंचाना हो, कहीं पर नहीं पहुंच रहा हो, ये वाली पानी जल नहीं पहुंच रहा हो, तो वो व्यवस्था एक तरह से पुनर्वास, फिर से जीर्णोद्धार किया जाएगा। ठीक है, फिर बाद में राजस्थान मरु क्षेत्र हेतु जल पुनर्गठन योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में जो उसका जो पहला चरण था उस वाले सेक्शन का क्या करेंगे, पुनरुद्धार करेंगे। इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब आप इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज फैक्ट ये है, पिछले वाले में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या था, इसका
कौन कर रहा है कि ये वित्त पोषण कर रहा है। ठीक है, दूसरा इसमें कि कब शुरू हुई थी, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इधर बाद में न्यू डेवलपमेंट बैंक इसको वित्त पोषण कर रहा है। कौन कौन से एरिया जिले लाभान्वित होंगे, गंगानगर से लेके इधर आपको जोधपुर वोधपुर तक, बाड़मेर तक और इधर सीकर तक होंगे। ठीक है, इससे सेम की समस्या का समाधान होगा। अगर नहर का पुनर्निर्माण होगा तो फिर पानी रिस नहीं पाएगा, जिससे क्या है कि सेम की समस्या का समाधान होगा। सूक्ष्म सिंचाई इत्यादि पर भी इसमें बल देंगे। अन्य वृहद परियोजनाएं कौन सी हैं? एक है पीपल खूंट और अगली है काली तीर लिफ्ट। ठीक है, 5 मध्यम परियोजनाएं कौन सी हैं? गरड़दा, तकली, गागरिन, लासी और हथियादे। ठीक है, और 41 लघु परियोजनाएं हैं। 41 का नाम हम नहीं रट सकते तो उसको छोड़िए। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना, ये भारत सरकार की परियोजना है, विश्व बैंक द्वारा ये वित्त पोषित है। इसमें क्या किया जाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कि कहां पर कितना पानी है, एक्वा मैपिंग, रिमोट सेंसिंग यानी सैटेलाइटों का प्रयोग करके भी एक तरह से एक्वा मैपिंग की जाती है कि कहां पर कितना पानी है, पानी का संरक्षण कर सकते हो तो कैसे कर सकते हो, इस तरह की चीजें। भारत सरकार 100% पैसा दे रही है इसका, जितना राजस्थान को कुछ नहीं देना पड़ रहा, और विश्व बैंक से पैसा भी कौन ले रहा? भारत सरकार लेके इसको इस योजना में लगा रही। इसकी समयावधि कब से कब तक है? 2015-16 से 23-24 तक है। ठीक है, बाद में इसके वही जो मैंने आपको बताया वही रिपीटेशन है। अब बाद में बात आती है इंदिरा गांधी फीडर तथा सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग का मतलब उसकी वापस लाइनिंग सेट करना। जैसे लाइन जब रेलवे लाइन भी होती है उसकी रीलाइनिंग होती है, उसकी मरम्मत करना या फिर उसको इधर उधर खिसकाना पड़ रहा हो तो। ठीक है, तो इंदिरा गांधी फीडर जो सेक्शन है वो पंजाब का भाग है, और सरहिंद फीडर क्या है कि वो राजस्थान का भाग है। तो उसके बीच में क्या है कि 23 जनवरी 2019 को क्या भारत सरकार तथा पंजाब की सरकार के बीच में समझौता हुआ। तो पैसा कौन है कि 60% तो केंद्र दे ही रहा है, अब बचा 40% पैसा कौन देगा? तो उसमें लगभग 50% से ज्यादा पैसा राजस्थान को देना है और लगभग 45% पैसा पंजाब को देना है। ठीक है, बांध पुनर्वास व जीर्णोद्धार परियोजना, यह भी केंद्र सरकार की परियोजना है। इसके प्रथम चरण में 7 बांधों की मरम्मत की जाएगी। किस किस की जाएगी? बिसलपुर, जवाई, सूकली, सेलवाड़ा, माही, गंभीरी, मातृकुंडिया तथा सोमकंबा अमला परियोजनाओं का पुनर्वास किया जाएगा। इसका वित्त पोषण कौन कर रहा है? विश्व बैंक कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पूरी राजस्थान नहर परियोजना के बारे में। राजस्थान की काफी महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें क्या है कि चंबल नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि कुन्नू हो गया, कूल हो गया, पार्वती हो गया, काली सिंध हो गई, मेज हो गई, इनका पानी किस में डाला जाएगा? बनास, बाणगंगा, मोरेल, इनमें डाला जाएगा। ठीक है, यह परियोजना 13 जिलों में 2051 तक पेयजल की व्यवस्था करेगी। ठीक है, और 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाएगी। यानी कि पानी बहुउद्देशीय परियोजना है, पेयजल भी उपलब्ध करवाएगी प्लस सिंचाई भी उपलब्ध करवाएगी। परियोजना के प्रथम चरण में देखिए बैराज बनाए जाएंगे, बांध बनाए जाएंगे। कहां कहां? नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा लिंक स्थापित बना, यानी लिंक यानी जोड़ा जाएगा सबको। कूल नदी के ऊपर रामगढ़ बैराज बनेगा। तो सवाल एक ये बन गया कि रामगढ़ बैराज कौन सी नदी पर? और बाद में पार्वती नदी पर कौन सा? महलपुर बैराज का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, फिर बाद में बात आती है राजीव गांधी जल संचय योजना। ये क्या है कि देखिए वर्षा का जो जल है यानी बरसात का जो पानी है उसको संग्रहण करने के लिए, अकाल की भीषण स्थिति से निपटने के लिए, अगर मान लीजिए कल को मान लीजिए कि आप इस साल आपने पानी स्टोर नहीं किया, ठीक है, और जस्ट कुछ दिन बाद अकाल पड़ गया, अगर आपने स्टोर कर रखा है तो आपके काम भी आ जाएगा। इसके लिए 2019 में योजना शुरू की गई थी। नोडल एजेंसी कौन है इसकी? 3 डिपार्टमेंट मिलके, ग्रामीण विकास व पंचायती राज, जल ग्रहण विकास तथा भू संरक्षण विभाग। ठीक है, 3 डिपार्टमेंट इसके एक साथ मिलकर, इसके तहत क्या बनेंगे? एनीकट, तालाब, सब सरफेस बैरियर, यानी कि जमीन से थोड़ा सा नीचे भी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ये योजना राज्य के सभी 33 जिलों के 295 ब्लॉकों में चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए अब बात आती है सिंचित क्षेत्र विकास, यानी जिस एरिया में कुछ मतलब कि सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार का कार्यक्रम है। कौन से कार्यक्रम के तहत? उसका सिंचित क्षेत्र विकास तथा जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत कौन सी जगह पर? जो सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना है, अमर सिंह परियोजना है, किसकी? इंदिरा गांधी नहर की उप परियोजना है, गंग नहर की का द्वितीय चरण, भाखड़ा नहर का, ठीक है, बिसलपुर और चंबल परियोजना एरिया जो हो गया, यानी कि जहां पर नहर सुविधाएं पहले से हैं
उन क्षेत्रों के विकास के लिए ये योजना है। बाद में बात आती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा के रूप में मानी जाती है और कहते हैं कि भाई साहब बिल्कुल बंजर जमीन में इन्होंने वाकई में बाग खड़े कर दिए। ठीक है, पूरी दृश्य ही बदल दिया, वही तो जज्बात ही बदल दिए इस इंदिरा गांधी ने तो पश्चिमी राजस्थान के, कहा जाता है ऐसा। इसका उद्देश्य सूखा प्रभावित क्षेत्रों में क्या करना है, जल उपलब्धता, पर्यावरण तथा वन संरक्षण, उसके बाद रोजगार सृजन भी हो। रोजगार सृजन, लोग खेती करेंगे तो रोजगार मिलेगा ही। पुनर्वास स्थापित करना है, यानी कि लोगों का माइग्रेशन भी ना हो। ठीक है, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से इस तरह 16.17 लाख हेक्टेयर में सिंचित क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई गई। ठीक है, यानी कि इतना काम हो चुका है। अब पुनर्वास हेतु बीकानेर संभाग में दातोर, नाचला, अवाई, सांकड़िया प्रणाली का जीर्णोद्धार कार्य प्रगति पर है। जैसलमेर संभाग में शहीद बीरबल शाखा का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। ठीक है, ये मेंस के हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको है। ठीक है, बाद में भूजल संसाधन यानी कि ग्राउंड वाटर, उसकी क्या स्थिति है भाई साहब, बहुत बुरी स्थिति है राजस्थान में। तो 3 सालों पर भूजल विभाग एक तरह से ये आंकड़े बताता है कि भाई कहां पर पानी कितना गिरा, कहां पर कितना। राजस्थान में देखिए कि 2022 में टोटल ब्लॉक कितने हैं जल के, इन्होंने ब्लॉक वाइज देखा कि कौन से ब्लॉक में क्या स्थिति है। 302 में से 299 को चूस लिया भाई साहब राजस्थान के लोगों ने। अति दोहित, ओवर एक्सप्लॉइटेड। सुरक्षित कितने, सिर्फ 38। ये देखिए आप 219 की हालत खराब कर दी इन्होंने। अटल भूजल योजना, अटल भूजल योजना भारत सरकार की योजना है। ग्राउंड वाटर को लेवल को बढ़ाने के लिए योजना है। वित्त विश्व बैंक जो है इसका 50% पैसा देता है, 50% पैसा भारत सरकार दे रही है। 1 अप्रैल 2020 से शुरू की गई थी। पूरे राजस्थान के सभी जिलों में नहीं चलाई जा रही है, कुछ जिलों में चलाई जा रही है। इसकी नोडल एजेंसी भूजल विभाग है। ये योजना 2021 से 24-25 तक के लिए है। ठीक है, ये योजना जिले के 17 जिलों में और 48 पंचायत समितियों में ही चलाई जा रही है। चलिए आज का सेशन हम यहीं कंप्लीट करते हैं। इससे ज्यादा खींचूंगा तो फिर आप वाकई में नींद लेने लगोगे, ये खतरा बना ही रहेगा। तो मैं आपकी इस नींद को खराब नहीं करना चाहता। तो आगे हम फिर से शुरू करेंगे पशुपालन से, बहुत छोटा हिस्सा बचा है। इसके अलावा जो अब तक हमने एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में जो डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी है। सोचिए कि ये लगभग मैं 50 पेजों को मैंने आपको 4 पेज में कन्वर्ट करके दिया है। मोटी मोटी लगभग सारी चीजें, छूटा कुछ भी नहीं है, डरिए मत, कुछ नहीं छूटा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। धन्यवाद।